नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल सक्सेस विद शक्तिमान द जर्नी ऑफ एम्बिशंस में। हम लोग की जो यहाँ पर CHSL एग्जाम से रिलेटेड जीके की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। आज उसका ये 18वां सेट है जिसमें हम लोग हमेशा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आज का सेट ये खास होने वाला है क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। तो आप लोगों को हमेशा की तरह पहले तो वीडियो को देखना है और देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी टेस्ट को लगाने के लिए लिंक दी गई है, जहाँ पर जाकर के आप इस टेस्ट को ऑनलाइन लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। तो ये फिल्म मूवी तो सभी लोगों ने देखी होगी, काफ़ी चर्चा में रही है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शहीद कपूर, रणवीर सिंह, राणा दुग्गती या रणवीर कपूर। तो आपको ये पता करना है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था ये किसने निभाया था। तो आप ये जो किरदार निभाया था ये निभाया था रणवीर सिंह ने। तो ऑप्शन बी हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इस फिल्म के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। रानी पद्मावती एक राजपूत शासक से विवाहित हैं और एक सुखी विवाहित जीवन व्यतीत करती हैं। पद्मावती के सौंदर्य से आकर्षित होकर अत्याचारी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उनके राज्य पर आक्रमण करता है। तो इस फिल्म में पूरी स्टोरी है वो महारानी पद्मावती के ऊपर है। तो आपको इस फिल्म से जो रिलेटेड डाटा याद रखना है वो तो ये याद रखना है कि ये किसके डायरेक्शन में ये मूवी बनाई गई थी। तो ये डायरेक्शन बनाई गई थी संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में। तो इसके डायरेक्टर या निर्देशक हैं संजय लीला भंसाली। तो आपको ये एक तो उनके डायरेक्टर का नाम याद रखना है और दूसरा जो ऐसे के क्वेश्चन था, अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था रणवीर सिंह ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, बराक ओबामा, पीटर बेकर, मिशेल ओबामा या डोनाल्ड ट्रंप। तो ये जो बुक है ओबामा जी के जीवन के ऊपर लिखी गई है, इसको लिखा है पीटर बेकर ने। तो ऑप्शन बी हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये बुक आप लोगों के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पिछले साल में इस बुक की चर्चा रही वो काफ़ी ज़्यादा देशों में रही है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन है, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी या भीमराव अंबेडकर। तो जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे बी है वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की झंडा समिति के तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे और 22 जुलाई 1947 को कांग्रेस के झंडे में थोड़ा सा बदलाव करके उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। आपने देखा होगा कांग्रेस का जो झंडा है उसमें पंजा बना हुआ है, तो पंजे के स्थान पर जो हमारा अशोक चक्र है उसको लगा दिया गया और 22 जुलाई 1947 को हमारा देश का नया झंडा बन गया। अब थोड़ा आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी जान लीजिए। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है, मद्रास, बड़ौदा, इलाहाबाद या हैदराबाद। तो आपको ये बताना है कि जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है ये आपका किस शहर में स्थित है। तो ये स्थित है आपका बड़ौदा में। तो ऑप्शन बी हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 19 नवंबर 2019 जिसे विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 2019 में विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया है, उसकी थीम क्या रही है। तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, लिविंग नो वन बिहाइंड, नेचर विद रेसिप्रोसिटी, क्लीन एयर और ग्रीन नेचर। जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे होंगे, यहाँ का जो स्लोगन नीचे लिखा हुआ है यही इसकी थीम थी, लिविंग नो वन बिहाइंड, यानी ऑप्शन ए हमारा कैसा है, करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, सिरका, नींबू का रस, बेकिंग सोडा या दूध। तो आपको बता दें जब मधुमक्खी काट लेती है तो उसका इलाज करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिसका दूसरा नाम बेकिंग सोडा है और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, NaHCO3। तो ये आपके लिए केवल डाटा इतना ही याद रखना है कि किस केमिकल का यूज किया जाता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaHCO3 और इसका जो IUPAC नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल होता है। 4 ऑप्शन है, उसको विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं या नाभिकीय बल कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं या चुंबकीय बल कहते हैं। तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं तो जो बल होता है उस बल को कहा जाता है नाभिकीय बल। तो ऑप्शन जो हमारा बी है वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा देश है जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हुई है और सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। तो हमारे पास 4 देशों के नाम हैं, पाकिस्तान, ईरान, भारत और अफगानिस्तान। तो जो इंडिया की रैंकिंग रही है वो 7th पोजीशन पर रही है इसमें, लेकिन आपसे पूछा गया सबसे ज़्यादा प्रभावित यानी कि सबसे खराब कंडीशन किस देश की है, तो वो है अफगानिस्तान की। तो ऑप्शन डी हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा आप अफगानिस्तान के बारे में जान लीजिए। अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य दक्षिण मध्य एशिया में स्थित एक देश है जो चारों ओर जमीन से घिरा हुआ है। प्रायः इसकी गिनती मध्य एशिया के देशों में होती है, पर देश में लगातार चल रहे संघर्षों ने इसे कई मध्य पूर्व तो कभी दक्षिण एशिया में जोड़ दिया है। अब आपको ये इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखनी है कि अफगानिस्तान की जो कैपिटल है या जो राजधानी है वो कहाँ है, वो काबुल है। और वर्तमान में जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो हैं अशरफ गनी अहमद जई। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राम सेतु कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, पाक जलडमरू मध्य, बेरिक जलडमरू मध्य, कीम नहर या जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। तो आपने देखा होगा जो राम सेतु है ये संबंध है रामायण से या रामचरितमानस से, जहाँ पर श्रीलंका और भारत के बीच में एक पुल बना हुआ है जिसको राम सेतु के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित? ज्योग्राफिकल डाटा में इसको पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है। पाक यानी कि PAL के, नॉट फॉर पाकिस्तान। तो पाक स्टेट यानी कि जो पाक संधि है, जल संधि है, वहाँ पर ये राम सेतु बना हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? 4 ऑप्शन है, महामेघवाहन, नरसिम्हदेव प्रथम, वासुदेव और बाबर। तो जो कोणार्क में सूर्य मंदिर बना हुआ है तो उसके लिए आप जान लीजिए पहले तो क्या कि कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर दूर कोणार्क नामक शहर में स्थित है। लेकिन आपको ये जरूरी याद रखना है कि जो यूनेस्को हमारी विश्व धरोहर सूची होती है उसमें इसको कब शामिल किया गया, तो 1984 ईस्वी में, 1984 में इसे यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और ये मंदिर बनवाया था, ये बनवाया था नरसिम्हदेव प्रथम ने। तो ऑप्शन बी हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मार्ले मिंटू सुधार किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन है, 1905, 1909, 1920 या 1911। तो आपको बता दें कि भारत परिषद अधिनियम 1909 यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 हुआ था, उसी में मार्ले मिंटू सुधार को नाम से जाना जाता है उसी को। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे सुधार होने का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में आप थोड़ा परिचित हो जाइए। देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसके पहले जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892 में, उसमें जो भारतीय नेताओं को संतुष्ट करने में जो विफल रहा, क्योंकि ये अंग्रेजों की ओर से आया हुआ था, तो जो इंडियन के जो लीडर्स थे वो इससे सहमत नहीं हुए। तो बाद में भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने ब्रिटिश नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल या उदारवादियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक सुधारों पर सोचने के लिए मजबूर किया। और उन्हीं संवैधानिक सुधार हुए उसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो इसको स्वीकृति कब मिली थी? 12 मार्च 1909 को मिली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसरो तमिलनाडु के किस स्थान पर तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड बना रहा है? तो आपको पता होगा भारत में अभी केवल रॉकेट को लॉन्च करने के लिए 2 ही पैड हैं जहां पे रॉकेट लॉन्च पैड हैं। तो तीसरा जो रॉकेट लॉन्च पैड बन रहा है ये आपके तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में बन रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपके लिए डाटा बहुत जरूरी है कि तीसरा लॉन्च पैड कहाँ बनाया जा रहा है? कुलशेखरपट्टिनम में बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत के स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, रिपन, कर्जन, डलहौजी या माउंटबेटन। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है। स्थानीय शासन का मतलब होता है एक अपने निचले स्तर पर एक खुद की गवर्नमेंट। जैसे कि आपने देखा होगा पंचायत समिति, जो पंचायत का गठन है वो स्थानीय स्वशासन प्रणाली के अंतर्गत ही आता है। तो इसकी जो भारत की शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। इसके बारे में आप जान लीजिए। स्थानीय स्वायत्त यानी शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वर्ष 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल किया था। लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। और वर्ष 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराई गई। तो जो लॉर्ड रिपन के बारे में आपको जानकारी याद रखनी है वो यहाँ पे 2-3 जानकारियाँ हैं कि जो सिविल सेवा में जो आयु थी वो 19 से बढ़ाकर 21 सबसे पहले किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। ठीक है, और जो नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। ये आपको डाटा याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? 4 ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर और महमूद गजनवी। तो आपको बता दें जो इब्न बतूता था वो कौन था? ये एक अरबी यात्री था, एक विद्वान था, एक लेखक था।
जो अफ्रीका के मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। और इसका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1304 में, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको केवल इतना याद रखना है कि किसके शासनकाल में ये भारत आया था, तो बाबर के शासनकाल में ये भारत आया था। और इसने लगभग 75,000 मील किलोमीटर की यात्रा तय की थी। ठीक है, कितने किलोमीटर की यात्रा? 75,000 मील किलोमीटर की यात्रा तय की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जनरल डायर को किसने मारा था? 4 ऑप्शन है, पृथ्वी सिंह आजाद, सरदार किशन सिंह, ऊधम सिंह या सोहन सिंह जोश। तो पहले तो आपको पता होगा जनरल डायर कौन है। आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहां पे एक साथ काफी सारे मजदूरों पर, निहत्तों पर गोलियां बरसा दी गई थी। किसके ऑर्डर पर? जनरल डायर के ऑर्डर पर। तो इसका बदला लेने के लिए जो ऊधम सिंह थे, एक जो कि सिख थे, उन्होंने इन पर अटैक करके इनको गोली मार दी थी। तो ऑप्शन सी हमें याद रखना है कि जनरल डायर को किसने मारा था? ऊधम सिंह ने मारा था। कहां मारा था? इंग्लैंड में मारा था, और 1927 में। ये आपको ईयर भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसएसआर और फ्रांस। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और कई सारे एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, और आपको मैंने कई बार टेस्ट में करा भी चुका हूं, फिर भी एक दोबारा आया है तो देख लीजिए कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और भारतीय संविधान में इनको आर्टिकल 36 से 51 के बीच में जगह मिली है। तो ठीक है, ऑप्शन बी हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? 4 ऑप्शन है, रेनिन, पेप्सिन, रेजिन या सिट्रेट। तो आपको पता होगा दूध से जो दही बनाने के लिए जो एंजाइम जरूरी है, या जो एंजाइम कारगर होता है, वो है रेनिन। तो ये आपको याद रखना है कि रेनिन एंजाइम के द्वारा ही दूध दही में परिवर्तित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अकबर पद्मश्री जिनका फरवरी 2020 में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? यानी कि जो अकबर पद्मश्री थे, वो एक नर्तक थे, या वो लेखक थे, या चित्रकार थे, या फिल्म निर्माता थे? तो जो अकबर पद्मश्री हैं, ये आपके एक चित्रकार थे, एक पेंटर थे, जिनका जनवरी 2020 में निधन हो गया है। और आपको खास बात यह है कि 2010 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। तो ऑप्शन सी हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का निषेध किया गया है, यानी कि अनटचेबिलिटी? 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 70 यानी कि अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, अस्पृश्यता, इसका विरोध किया गया है। ऑल मैंस, ऑल ह्यूमंस, ऑल जो इंडिया के सिटीजन्स हैं आर इक्वल। ठीक है, तो इसका जो विरोध किया गया है वो आर्टिकल 17 में किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो आपका जेनेवा में है। अब इसके बारे में और थोड़ा जानकारी देख लीजिए। ऑप्शन सी तो हमारा करेक्ट हो गया। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो व्यापार के लिए नियम बनाता है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो इसमें 164 मेंबर कंट्रीज हैं जो WTO में शामिल हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी किस राज्य को चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। तो जो चावल का कटोरा है ये तमिलनाडु को कहा जाता है। अब जानकारी देख लीजिए। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है, और तमिलनाडु की जो कैपिटल है या जो राजधानी है वो चेन्नई है। ठीक है, अब आपको इनके जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो के पलानीस्वामी हैं। 2-3 डाटा ही आपको याद रखना है। तो भारत के बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु पर स्थित ये जो राज्य है तमिलनाडु है, इसकी राजधानी चेन्नई है, और चीफ मिनिस्टर कौन है? के पलानीस्वामी। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे बी है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था या कौन थे? 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, जवाहरलाल नेहरू या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो जो पंचशील के सिद्धांत प्रस्तावित किए थे, यहाँ पे ऊपर सिद्धांतों की टाइपिंग मिस्टेक है, उस पर आप ज़्यादा फोकस ना कीजिए, आप हमारी बात को सुनिए। तो जो ये पंचशील के सिद्धांत के प्रस्तावक थे, ये स्वामी श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। पंचशील समझौतों पर 63 साल पहले, यानी कि ये डाटा है ये पुराना है, लगभग आज से 66-67 साल पहले 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुए थे। ये समझौता चीन के क्षेत्र, तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर समझौता था। इसमें 5 सिद्धांत थे जो अगले 5 साल तक भारत की विदेश नीति की रीढ़ की हड्डी बने रहे थे। तो जो पंचशील के सिद्धांत थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन तिब्बत बॉर्डर पर उसके निपटारे के लिए बनवाए, मतलब कि इनको लॉन्च किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? 4 ऑप्शन है, फफूंद, शैवाल, विषाणु या जीवाणु से। तो पेनिसिलिन जो आपकी प्राप्त की जाती है ये फफूंद से प्राप्त की जाती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बहुत सारी दवाइयाँ इससे बनाई जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से कब तक माना जाता है? 4 ऑप्शन है, पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल। तो मूर्ति पूजा जो कि आज भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, धार्मिक चीज़ है जहाँ पे बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी आर्यों के समय से हुई थी, यानी कि जो पूर्व आर्य भारत में आए थे उन्होंने मूर्ति पूजा का आरंभ किया था, ऐसा माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है? 4 ऑप्शन है, 512 KB, 1.44 MB, 20 MB या 1 GB। तो कोई भी जो आपकी मानक फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें का डाटा केवल 1.44 MB ही होता है। तो ऑप्शन बी हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो रिवीजन वाली वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इस टेस्ट को लगाने के लिए लिंक दी गई है। टेस्ट को लगाइए और देखिए आपका स्कोर कितना हो रहा है। मिलते हैं अपने नए प्रैक्टिस सेशन 19 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।